जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसमें आपको पहला चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ा रहा था, जिसमें मैं बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है और उसका उदाहरण, और ये भी जानेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, वो किससे बनते हैं, यानी उन्हें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन कहते किसे हैं। तो देखिए मैं समझाऊं कि जो हम लोग पीछे रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे, उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है ना, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक, क्या बोलते हैं उसे, अभिकारक, तथा बनने वाले नए पदार्थ अर्थात उत्पाद, ठीक है ना, को सूत्र या प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में आए कि किसी अभिक्रिया में है ना भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक तथा बनने वाले नए पदार्थ अर्थात उत्पाद को सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखकर प्रदर्शित करना या दर्शाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात क्लियर हुई। देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक, ठीक है, तथा बनने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद को सूत्र या प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर आप कोई अभिक्रिया बना रहे हो तो अभिक्रिया में क्या क्या मिला रहे हो और मिलाने के बाद क्या बन रहा है, इसको सूत्र या प्रतीक के रूप में लिख दोगे तो वही क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण। अब समझिए, मैं एक आपको अभिक्रिया बोल रहा हूं, आप कॉपी पे नोट करिएगा कि जब हम है ना, जब हम मीथेन को, किसको, मीथेन गैस को लेकर के वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, है ना, जब हम मीथेन गैस को लेकर के वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। बात समझ में आई। तो ये मैंने एक अभिक्रिया बोला, ठीक है। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण दोनों के रूप में लिखकर मैं दिखाता हूं। देखिए जैसे मैंने बोला कि मीथेन गैस, तो यहां पे लिखता हूं मीथेन, क्या लिखता हूं, मैंने बोला कि मीथेन गैस को, ठीक है, वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, और वायु में भी मैं बता दूं कोई भी वस्तु वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, उसी के कारण जलती है, तो वायु में भी ऑक्सीजन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बात, ऑक्सीजन, ठीक है। तो मीथेन गैस को वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा क्या बनता है, तथा प्लस जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। यही मैंने आपको बोला था। तो देखिए जो मैं ये हिंदी लिख रहा हूं ना, यही है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इसे सूत्र और प्रतीक के रूप में अगर लिख दूंगा तो बन जाएगा रासायनिक समीकरण। अब चलिए इसे लिखते हैं सूत्र या प्रतीक के रूप में। देखिए मैं जो जल लिखा हूं ना, यहाँ पे लिख देता हूं साइड में जल। चलिए ठीक है, देखिए मीथेन को बोलते हैं CH4, क्या बोलते हैं, CH4, और ये गैस है, ठीक है, तो आगे लगा दूंगा जी का मतलब होता है गैस। चलिए प्लस वायु में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिखते हैं
O2 से, और O2 भी क्या है तो गैस है। बात क्लियर होगी। चलिए उसके बाद तीर है ना, तीर, और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये भी क्या है तो आपका गैस, ठीक है। चलिए प्लस जल बनता है, जल को क्या बोलते हैं H2O, और H2O कैसा होता है लिक्विड फॉर्म में यानी L, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये प्रतीक और सूत्र के रूप में यही है आपका रासायनिक समीकरण। क्या है ये? रासायनिक समीकरण। और जो हिंदी लिखा था ये है रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो मैंने पीछे हिंदी बोला था आपको कहानी, ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखिए कि इधर जो है कि आप तीर देख रहे हो, ये तीर देखिए, ये तीर, ठीक है, तीर के जिधर पूंछ होता है ना, देखिए पूंछ है और ये आगे वाला सिर है, ठीक है, तीर का ये आगे वाला हिस्सा सिर है। तो जो पूंछ होता है ना, जिस साइड पूंछ रहेगा, इसका मतलब समझिएगा कि ये अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक है। बात क्लियर हुई? ठीक है। और जिधर ये तीर का सिर रहेगा, समझिएगा कि ये है आपका उत्पाद। क्या है? उत्पाद। बात क्लियर होगी ना? ठीक है, कि तीर का जिधर पूंछ रहेगा वो पूरा अभिकारक होगा और सिर वाला उत्पाद होगा। तो देखिए, यानी अभिकारक क्या है? मीथेन और ऑक्सीजन। क्या बना है इनको मिलाने से? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब यहाँ पे इस समीकरण को संतुलित कर देता हूँ। देखिए इधर कार्बन कितने हैं? 1 है। इधर कितने हैं? तो 1 है। दोनों संतुलित है, ठीक है। इधर H कितना है? 4 है, और इधर H 2 ही है, यानी यहाँ पे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो H 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो O है, ये है ना, ये O है, ठीक है, ये O जो है कि ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। उधर 2 और इधर O 2, 4 हो गया उत्पाद के तरफ, और अभिकारक के तरफ O कितने हैं? तो सिर्फ 2 ही है, यानी यहाँ भी 2 से गुणा कर दूं तो O 4 हो जाएंगे। ये समीकरण संतुलित हो गया। आगे आने वाले समय में आपको समीकरण को संतुलित करने का तरीका भी सिखाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए प्रॉपर आपको क्या नियम पता होना चाहिए। तो मैं इसे रफ करता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखोगे तो क्या आपको पता होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, जो कि प्रॉपर आपको इस बात का ध्यान रखना ही रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो आप याद रखिएगा कि आप चीजों को लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना ही रखना है कि जो मैं तरीका बताऊंगा, इसमें से 3 जो बात है ना, वो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, यानी रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है। तो चलिए नियम देखते हैं। पहला, जो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है, उसमें पहला यही याद रखना है, ठीक है, कि जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है यानी अभिकारक, ठीक है, और बनने वाले जो नया पदार्थ है उत्पाद, उसे सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखना। पहले समझ में आ गया? फिर से मैं बोलता हूं, आप नोट करते चलिएगा। पहला क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, ठीक है, और मिलने के बाद, यानी जो पदार्थ भाग लिए हैं उसके बाद जो नया पदार्थ बनेगा, इन दोनों को यानी अभिकारक और उत्पाद को सूत्र के रूप में लिखना, जो हमने लिख के दिखाया था, ठीक है। तो पहला नियम यही है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है ना, उन्हें क्या करना है कि सूत्र के रूप में लिखना है, और बनने वाले उत्पाद को भी सूत्र के रूप में लिखना है। पहला यही हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है कि ऐसे तत्व जो एक परमाणु हो, क्या हो? एक परमाणु, ध्यान सुनने, एक परमाणु तत्व, यानी ऐसे तत्व जो एक परमाणु को हो, उन्हें सदैव ऐसे लिखते हैं। क्या बोल लिखेंगे कि ऐसे तत्व जो
एक परमाणु हो उन्हें सदैव ऐसे लिखते हैं, ऐसे शब्द जोड़ लीजिएगा। आप कैसे जोड़ना है देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि सोडियम, अगर मुझे शब्द मिल जाए कि सोडियम को लिखना है तो सोडियम का प्रतीक होता है Na, तो देखिए Na लिख दूंगा। Na एक परमाणु है। ऐसे ही पोटेशियम यानी के, बात समझ में आया, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम समझ में आ रहा है। ऐसे ही कॉपर, क्या चीज, कॉपर यानी Cu। ऐसे ही जिंक यानी Zn। ऐसे ही फेरस, फेरस है ना, Fe। ऐसे तमाम बहुत सारे मैं तत्वों का नाम लिख सकता हूं, ठीक है। जैसे कि और एक लिख दूं, कोबाल्ट, ठीक है, CO, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम यानी Ca। ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु एक होते हैं, उन सभी को हूबहू वैसे ही लिख देना। बात क्लियर हुई ना, हूबहू वैसे ही लिख देना है आपको, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट्स क्या याद रखना है। तीसरा पॉइंट्स कि ये तो एक परमाणु थे ना, ऐसे तत्व जो द्विपरमाणु हो, क्या हो, द्विपरमाणु। ध्यान रखिएगा कि ऐसे तत्व जो द्विपरमाणु हो यानी जिसमें दो परमाणु हो, वो उनको वैसे ही लिखना है जैसे मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से द्विपरमाणु हैं जो पूरे रासायनिक समीकरण में जरूरत होता है उनका। तो देखिए वो टोटल 6 ही हैं। कितने हैं, 6। और उन 6 को आप याद कर लीजिए, जब भी उनका नाम आएगा तो आप वैसे ही हूबहू लिख दीजिएगा। चलिए अब देखिए, इसको मैं हटा दूं, ये वाला हटा दूं ताकि मैं उस चीज को लिख सकूं। देखिए, तो देखिए अब समझते हैं कि जो 6 हैं उन्हें मैंने बताया कि हूबहू आपको लिख देना है। पहला है, ठीक है, पहला है आपका हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा है आपका नाइट्रोजन। तीसरा है आपका ऑक्सीजन। चौथा है आपका क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। पांचवा है आपका आयोडीन। छठवा है ब्रोमीन। ये टोटल 6 है ना, ठीक है, इनको हूबहू लिखना है। तो चलिए इसका सूत्र लिख देता हूं। हाइड्रोजन जब भी आपके सामने आएगा तो याद रखिएगा उसको हमेशा H2 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, H2 लिखिएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन आएगा तो N2 लिखना है। बात क्लियर हुई। चलिए ऑक्सीजन आएगा तो O2 लिखना है। जैसे मैं पीछे बताया था कि जब मीथेन को वायु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है या वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो वायु के जगह पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैंने O2 लिखा था। समझ में आ गया ना। तो ऐसे जब आएंगे ये चीजें तो हूबहू लिखना है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। क्लोरीन आएगा तो Cl2 लिखिएगा। आयोडीन आएगा तो I2 लिखिएगा। ब्रोमीन आएगा तो Br2 लिखिएगा। तो आप याद रख लीजिएगा क्या चीज, तरीका बता देता हूं कि आप दिमाग में बैठा कर रखिए कि H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2, H2, O2, N2 है ना, Cl2, Br2, I2, टोटल 6 का 6 आप दिमाग में फिट रखिएगा। बस ये आप अगर कर लेते हो तो रासायनिक समीकरण जो लिखने का नियम है वो चीजें सीख जाओगे कि ये चीज प्रॉपर तुम्हें करना ही करना है। तो आपको समझ में आएगा रासायनिक समीकरण जो लिखने का नियम है वो कौन कौन सा है, मैंने आपको बताया। आप नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और आपको चीजें समझ में आएगी। अब जो है कि मैं नेक्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है,
ये सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम क्या है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।